नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो आपको बताते चलें कि इस डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के माध्यम से जो पिछले समय में महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, उन्हें एमसीक्यू और उनकी व्याख्या के माध्यम से इस डेली करंट अफेयर में शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इस डेली करंट अफेयर में उससे संदर्भित जो घटनाक्रम है, उससे संदर्भित जो भी तथ्यात्मक अवधारणाएं हैं, उन्हें जिसे हम स्टैटिक कहते हैं, उस पोर्शन को भी कवर किया जाता है, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टैकल कर सकें। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ बढ़ते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए, पहला प्रश्न आपके लिए। तो पहला प्रश्न है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस से। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित खाद्य की महत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, 2025 की थीम खाद्य सुरक्षा विज्ञान की क्रियाशीलता है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सही विकल्प का ही चयन करना है हमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित खाद्य की महत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। 2025 की थीम की बात करें तो खाद्य सुरक्षा विज्ञान की क्रियाशीलता, ठीक है। तो इस वर्ष की थीम है खाद्य सुरक्षा विज्ञान की क्रियाशीलता। इसका उद्देश्य यह दर्शाना है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा आधारित निर्णय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कैसे सहायक होते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च जो हम लोग करते हैं, उसके जरिए हमें पता चलता है कि किस प्रकार से खाद्य आपूर्ति हो रही है और पोषण आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं, और उसका जब डेटा का एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है। सही वैज्ञानिक जानकारी के बिना खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुरक्षा बनाए रखना संभव नहीं है। मुख्य तथ्य की बात करें तो हर दिन लगभग 16 लाख लोग असुरक्षित खाद्य के कारण बीमार होते हैं। अब देखिए, एक स्टेटमेंट में प्रश्न आया था कि भारत में जो अमीर लोग हैं वो गलत भोजन शैली के कारण और गरीब लोग अपर्याप्त पोषण के कारण कुपोषित हो रहे हैं। तो स्टेटमेंट वो सही था, ठीक है। तो ये प्रश्न आया हुआ है, असुरक्षित खाद्य से होने वाली बीमारियों के कारण निम्न और मध्यम आय वाले देशों में $110 बिलियन का वार्षिक आर्थिक नुकसान होता है। खाद्य सुरक्षा के लिए विज्ञान आवश्यक है। यह हमें जोखिमों को समझने और उन्हें रोकने के उपायों को विकसित करने में मदद करता है। इसमें विज्ञान की भूमिका क्या हो सकती है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 में विज्ञान की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान हमें यह समझने में मदद करता है कि खाद्य कैसे असुरक्षित हो सकता है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। यह नीति निर्माताओं, खाद्य व्यवसायों और उपभोक्ता को सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है। सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके तो खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। सरकारें, खाद्य व्यवसाय उपभोक्ता, शिक्षण संस्थान और वैज्ञानिक समुदाय सभी को इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उदाहरण के लिए सरकारें जो हैं विज्ञान आधारित नीतियां बना सकती हैं। खाद्य व्यवसाय सुरक्षित प्रयासों को अपनाकर उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य प्रदान कर सकते हैं और उपभोक्ता सुरक्षित खाद्य हैंडलिंग प्रथाओं का पालन कर सकते हैं। इसके निष्कर्ष की बात करें तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 हमें यह याद दिलाता है
कि सुरक्षित खाद्य सभी का अधिकार है और इसे सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। आइए हम सभी मिलकर के खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता दें और एक स्वस्थ भविष्य प्राथमिकता है और एक स्वस्थ सभी भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। यहाँ भविष्य होगा, भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो वर्ष 2025 के लिए विश्व समुद्री दिवस की थीम क्या है? तो खाद्य सुरक्षा हम लोगों ने देख लिया 7 जून, और ये 8 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस यानी विश्व महासागर दिवस। ठीक है, और इसकी थीम पूछ रहा है 2025 की। तो ऑप्शन ए कह रहा है हमारे महासागर और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी कह रहा है हमारे साझा महासागर और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई। ऑप्शन सी कह रहा है हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना। ऑप्शन डी कह रहा है हमारे जलवायु और महासागर के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई को प्रेरित करना। तो इस वर्ष जो हमारे विश्व समुद्री दिवस की थीम है, इसका थीम क्या है? हमारे महासागर और जलवायु के प्रति कार्रवाई को उत्प्रेरित करना। ऑप्शन सी हमारा सही है। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महासागरों के संरक्षण, सतत विकास और उनके प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष 2025 के लिए विश्व समुद्री दिवस की थीम हमारे महासागर और जलवायु के लिए कार्रवाई को उत्प्रेरित करना है। इतिहास और पृष्ठभूमि की बात करें तो पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी पृथ्वी सम्मेलन भी इसे बोलते हैं में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन के दौरान विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। और वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यानी UNGA ने आधिकारिक रूप से 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मान्यता दी थी। महासागर के महत्व की बात करें तो महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग घेरते हैं। जो आप जल देखते हैं तो 2/3 जो है जल से घिरा हुआ है पृथ्वी। ठीक है, तो 71% भाग घेरते हैं। महासागरों में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन पृथ्वी के ऑक्सीजन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। महासागर विश्व के मौसम और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि तापमान को संतुलित करना, तूफानों का निर्माण आदि। 80% से अधिक वैश्विक व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। महासागर में लाखों जीव जंतु और पौधे रहते हैं जो जैव विविधता का बड़ा हिस्सा है। मत्स्य पालन, पर्यटन, समुद्री तेल, गैस और खनिज संसाधन महासागरों से मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो विश्व बैंक की नई गरीबी रेखा के आधार पर भारत में चरम गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। भारत में चरम गरीबी अनुपात 2011 के 27.1% से घट करके 2022-23 में, ठीक है ये 22-23 ही है लेकिन हम 22 बोल देते हैं, 5.3% रह गया है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है विश्व बैंक ने $3 दैनिक उपभोग को नई गरीबी रेखा तय की है। इससे पहले यह 2017 में PPP के आधार पर यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर $2.15 दैनिक को गरीबी रेखा माना गया था। तो यह जो है पहले $2.15 दैनिक को गरीबी रेखा माना गया था, जिसे अब जो है क्या किया गया है, विश्व बैंक द्वारा $3 कर दिया गया है। तो एक्सट्रीम जो पुअर्टी है वो पहले ऐसा माना जाता था कि प्रति व्यक्ति $2.15 पर डे, ठीक है, कंजम्पशन करता है। ठीक है, तो क्या है उससे कम करता है तो गरीब होगा। अब जो है इसे बढ़ा करके $3 कर दिया गया है पर डे। ठीक है, और वहीं
जो क्या बोलते हैं LMIC यानी लीस्ट मोस्ट जो है वो था 4 नहीं, अभी 4.2 किया गया है। पहले जो था 3.65 डॉलर पर डे था, इसे बढ़ा करके 4.2 पर डे डॉलर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या को देखें। तो भारत में 2011 से 2022-23 के बीच 269 मिलियन लोग चरम गरीबी से बाहर आए हैं। तो 269 मिलियन लोग चरम गरीबी से बाहर आए हैं। ठीक है, विश्व बैंक की नई गरीबी रेखा के आधार पर भारत में चरम गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। भारत में चरम गरीबी अनुपात 2011 के 27.1% से घट करके 2022 में 5.3 रह गया है। विश्व बैंक ने 2021 क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर $3 दैनिक उपभोग स्तर को नई गरीबी रेखा माना है। वैश्विक गरीबी रेखाएं की बात करें तो गरीबी रेखा वह आर्थिक सीमा होती है जिसके नीचे व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता है। विश्व बैंक ने $3 दैनिक उपभोग को नई गरीबी रेखा तय की है। इससे पहले 2017 की PPP के आधार पर $2.15 दैनिक उपभोग को गरीबी रेखा माना गया था। निम्न मध्यम आय वाले यानी लीस्ट मोस्ट इनकम कंट्री वाले देशों के लिए गरीबी रेखा $4.2 दैनिक तथा उच्च मध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी रेखा $8.30 दैनिक है। ठीक है, ग्रामीण शहरी गरीबी में अंतर हुआ है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 2011-12 की 18.4% से घट करके 2022-23 में 2.8% रह गई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी 10.7% से घट करके 1.1% रह गई है। बहुआयामी निर्धरता सूचकांक यानी मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स की बात करें तो बहुआयामी निर्धरता सूचकांक में यानी MPI 2005-06 में 53.8% था, जो 2019-21 में घट करके 16.4% और 2022-23 में 15.5% हो गया है। यह 6 संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है, जैसे उपभोग, आय, ठीक है, शिक्षा स्तर, स्कूलों में नामांकन, पेयजल की उपलब्धता, सैनिटेशन और बिजली। इन 6 आधारों पर बहुआयामी निर्धरता सूचकांक जारी की जाती है। भारत में चरम गरीबी में कमी का कारण बनी प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका उद्देश्य सभी बेघर परिवारों को पक्के मकान और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसका जो है उद्घाटन मोदी जी ने बलिया से किया था 2016 में। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध कराना। इससे महिलाओं के प्रति स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ जो ब्लैक कार्बन है और ब्राउन कार्बन है उसके उत्सर्जन में भी कमी हुई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे परिवारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज का आर्थिक बोझ उठाने में से राहत मिली है और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं भी प्राप्त हुई हैं। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। अगला प्रश्न है, तो RBI गवर्नर के अनुसार 2023-24 से 2024-25 के बीच भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, हालांकि 2024-25 में भारत में केवल $0.4 बिलियन का निवल यानी नेट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो पिछले वित्त वर्ष से काफ़ी कम है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, भारत में सबसे अधिक FDI करने वाले देश
सिंगापुर, इसके बाद मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड है। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ आपको बताते चले ये तीनों विकल्प सही हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं। तो आरबीआई गवर्नर के अनुसार 2023-24 से 2024-25 के बीच भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2024-25 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगभग 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि 2024-25 में भारत में केवल $0.4 बिलियन का निवल नेट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो पिछले वित्त वर्ष से काफ़ी कम है। भारत से पूंजी अन्य देशों में जाने के कारण विशुद्ध विदेशी निवेश में कमी दर्ज की गई है। आरबीआई के अनुसार इस ट्रेंड से संकेत मिलता है कि भारत का बाजार परिपक्व हो रहा है, जहां विदेशी निवेशक सरलता से निवेश कर सकते हैं और उतनी ही सरलता से पूंजी निकास कर सकते हैं, इसीलिए यह जा रहा है। 2024-25 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई घट करके $1.7 बिलियन रह गया था, क्योंकि निवेशकों ने इक्विटी में मुनाफा वसूली की थी। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है क्या? तो इसके परिभाषा की बात करें तो भारत के बाहर के निवासियों द्वारा भारत में निम्नलिखित में किया गया निवेश एफडीआई माना जाता है। कौन कौन से? किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में इक्विटी के माध्यम से निवेश करना, या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयरों के जारी होने के बाद फुली डाइल्यूटेड आधार पर पेड अप कैपिटल के 10% या उससे अधिक का निवेश। फुली डाइल्यूटेड शेयर किसी कंपनी के कुल सामान्य शेयरों की संख्या को दर्शाते हैं। इसमें शामिल होते हैं जैसे कि वर्तमान में शेयर धारकों के पास मौजूदा आउटस्टैंडिंग शेयर्स और वे संभावित शेयर्स जिन्हें प्रेफरेंस शेयर्स, स्टॉक ऑप्शंस आदि के रूपांतरण से प्राप्त किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? वे शेयर, जैसे कोई भी व्यक्ति है, उसने शेयर खरीदा प्रेफरेंस शेयर के तौर पर, तो यदि कंपनी दिवालिया होती है तो सबसे पहले उसे ही लाभ दिया जाता है, उसका रिटर्न दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। इसमें निवेशक अपने साथ तकनीक, ज्ञान और कौशल लाते हैं तथा व्यवसाय में आंशिक या पूर्ण स्वामित्व भी प्राप्त करते हैं। सकल और निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है? तो सकल एफडीआई जो है विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत की उत्पादक परिसंपत्तियों में सीधे किया गया कुल निवेश है। वहीं निवल एफडीआई की बात करें तो यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत से बाहर जाने वाले निवेश का अंतर है। यानी जैसे ये अपना भारत है, ठीक है, मान लीजिए ये अपना भारत है, यहाँ से जो निवेश आया विदेशी संस्थाओं द्वारा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सकल एफडीआई। लेकिन यहाँ से भारत से भी विदेशों में कुछ निवेश गया, ठीक है, तो जो आया और जो गया उन दोनों को जब माइनस कर देंगे, उसका अंतर जो आएगा वो क्या होगा? वो निवल यानी शुद्ध एफडीआई होगा। भारत से बाहर जाने वाले विदेश में निवेश कंपनियों द्वारा भारत से अपनी पूंजी निकासी और भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में पूंजी निवेश का योग है। भारत में एफडीआई वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं? तो विदेश निवेश अनुकूल नीतिगत सुधार, यानी अधिकतर क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। साथ ही जीएसटी और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जैसे सुधार भी लागू किए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, जैसे सेवा क्षेत्र को आईटी, वित्त, आईटी, अनुसंधान एवं परामर्श आदि के क्षेत्रों में इन सभी क्षेत्रों को निवेश के लिए आकर्षित बनाया गया है। इसके अलावा भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना यानी प्रोडक्टिव इंसेंटिव स्कीम जिसे बोलते हैं, लागू की गई है। राज्य स्तरीय सुधार भी किए गए हैं। राज्यों में अवसंरचना में सुधार, निवेश आउटरीच, औद्योगिक नीति सुधार आदि के माध्यम से निवेश अनुकूल माहौल बनाया गया है। ये प्रमुख कारण थे।
कुछ अन्य बिंदु की बात करें तो 2024-25 में भारत में एफडीआई का प्रमुख ट्रेंड क्या रहा है, तो भारत में एफडीआई 2024-25 में 81 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। भारत में सबसे अधिक एफडीआई करने वाले देश सिंगापुर, इसके बाद मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड है। सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य कौन कौन से हैं या केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, गुजरात है, दिल्ली है और तमिलनाडु है। तो ये सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है और ये सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों डाटा आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है क्यू कॉमर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक कह रहा है कंसल्टेंसी फर्म कियरनी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्यू कॉमर्स किराना बाजार के 2024-27 के बीच 3 गुना बढ़कर के लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। कथन दो कह रहा है क्विक कॉमर्स का अर्थ है यह एक अनूठा व्यवसाय मॉडल है जो ऑर्डर करने के 10 से 30 मिनट के भीतर समान सेवाएं डिलीवर करता है। अब इसमें स्टेटमेंट देखिए क्या है, तो स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों संदर्भित आपको विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कथन एक सही है और कथन दो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कथन दो सही है और कथन एक गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी कह रहा है कथन एक व दोनों सही हैं और दोनों कथन दो कथन एक की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन डी कह रहा है कथन एक कथन दो दोनों सही हैं परंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। तो अभी क्यू कॉमर्स क्या है, तो क्विक कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है इसे, और ये एक अनूठा व्यवसाय मॉडल है जो ऑर्डर करने के 10 से 30 मिनट के भीतर ही सामान की डिलीवरी कर देता है और ज़्यादातर ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये संभव हो पाया है। अभी ग्रामीण इलाकों में तो संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट 2 की वजह से ये 3 गुना बढ़ कर के 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने की उम्मीद है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम लोग व्याख्या को देखें। तो भारत में तेजी से बढ़ता क्विक कॉमर्स उपभोक्ता व्यवहार और बाजार की गतिशीलता में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। कंसल्टेंसी फर्म कियरनी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्यू कॉमर्स किराना बाजार के 2024 से 27 के बीच 3 गुना बढ़कर के लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। क्विक कॉमर्स या क्यू कॉमर्स या ऑन डिमांड डिलीवरी के बारे में बात करें तो इसका अर्थ है कि यह एक अनूठा व्यवसाय मॉडल है जो ऑर्डर करने के 10 से 30 मिनट के भीतर समान सेवाएं डिलीवर करता है। उदाहरण के लिए स्विगी का इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, जेप्टो आदि। इसमें विक्रेता बाहरी इलाकों में स्थित पारंपरिक गोदामों का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि डिलीवरी बिंदु के पास से ही अवस्थित लघु गोदामों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है ये और इसने ऑर्डर किया कोई चीज़, ठीक है, तो जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो नियरेस्ट शॉप से परचेज किया यहाँ से और यहाँ पर डिलीवर कर दिया। ठीक है इनको। तो क्यू कॉमर्स प्रमुख परिवर्तनकारी भूमिका की बात करें तो उपभोक्ताओं का व्यवहार जो है बेहतर सुविधा और तत्काल संतुष्टि से प्रेरित होता है। वृद्धिशील बिक्री हुई है। क्यू कॉमर्स के माध्यम से होने वाली सभी बिक्री का 6 से 8% विशुद्ध रूप से वृद्धिशील है। यह स्कैनिंग, त्यौहार के समय खरीदारी, उपहार देने आदि से संचालित होता है। फलों, सब्जियों और डेयरी क्षेत्रों में इसे अपनाने की दर कम है क्योंकि यहाँ खरीदने की क्षमता व ताजगी को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। प्रीमियम को ज़्यादा महत्व देना यानी उच्च स्तरीय ब्रांड्स तक आसान पहुंच तथा कुछ प्रीमियम उत्पाद सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म पर ही लॉन्च किए जाते हैं। रोजगार गतिशीलता को नया आकार दिया जा रहा है। तो इस संदर्भ में बात करें तो प्रत्यक्ष रोजगार नोड्स यानी लास्ट माइल लॉजिस्टिक प्रमुख चालक हैं और अप्रत्यक्ष रोजगार नोड्स यानी अतिरिक्त आईटी नौकरियां आदि दोनों का विकास हो रहा है। यह प्रति करोड़ रुपए मासिक सकल व्यापारिक मूल्य यानी जीएमवी पर
से 64 लोगों को रोजगार देता है, जो ई कॉमर्स यानी 25 से 29 लोग से अधिक है। रोजगार में संरचनात्मक बदलाव भी हुआ है। निम्नलिखित के कारण प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं और रोजमर्रा के कामों में लिप्त होते हैं, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गए, ये लोग क्या है, या अमेजन, फ्लिपकार्ट, इनकी जो डिलीवरी करते हैं वो क्या है, गिग वर्कर में आते हैं। ठीक है, तो ये मुख्यतः असंगठित क्षेत्र से संबंधित होते हैं। लचीलापन बढ़ता जा रहा है, जैसे अंशकालिक या पूर्णकालिक कार्य। ठीक है, हाइपर लोकल रोजगार वितरण हो रहा है। क्यू कॉमर्स स्टोर पूरे क्षेत्र में वितरित होते हैं और ये केंद्रीकृत नहीं होते हैं, विकेंद्रीकृत व्यवस्था होती है। मल्टी प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स में भाग लेने का अवसर मिलता है, यानी वही व्यक्ति स्विगी का भी काम कर रहा है, वही व्यक्ति जोमेटो का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मल्टी प्लेटफॉर्म्स गिग वर्कर्स में भाग लेने का अवसर मिलता है, इसीलिए रोजगार को नया गति दे रहा है। निष्कर्ष की बात करें तो क्यू कॉमर्स में वृद्धि के कारण व्यवसायों ने अपनी निवेश रणनीतियों को इस ओर स्थानांतरित कर दिया है और फिर भी इसे अन्य खुदरा चैनलों के साथ सह अस्तित्व में रखते हुए उपभोक्ता वरीयताओं और बाजार की गतिशीलता के साथ लगातार अनुकूलन करना होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो आज जो है इकोनॉमी से संबंधित ज़्यादा ही प्रश्न है। तो मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR और रेपो दर में क्रमशः कितने बेसिस पॉइंट की कटौती करने का निर्णय लिया है? तो 2016 में उर्जित आर पटेल के सुझाव के आधार पर एक मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था और इसके जरिए जो है केंद्रीय बैंक यानी RBI क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी लाती है। ठीक है, सरकार जो है राजकोषीय नीति के तहत बाजार में अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है, यानी तरलता को नियंत्रित करती है, और जो केंद्रीय बैंक है वो मौद्रिक नीति के तहत अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है। तरलता का मतलब क्या है? मुद्रा के फ्लो से है। ठीक है, यानी मुद्रा को एब्जॉर्ब करना या इंजेक्ट करना। ठीक, तो अभी जो है जब अर्थव्यवस्था में अविस्फीति की स्थिति रहती है तो सरकार हो या केंद्रीय बैंक हो, वो चाहती है कि मार्केट में और ज़्यादा से ज़्यादा मनी फ्लो बढ़े, मनी सप्लाई बढ़े। तो उस कंडीशन में अपने नियमों में कुछ नीतिगत दरों में कुछ छूट देती है। तो अभी मौद्रिक नीति समिति ने हाल ही में बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR और रेपो दर में क्रमशः कितने बेसिस पॉइंट की कटौती करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 100 बेसिस पॉइंट एंड 50 बेसिस पॉइंट। तो ये CRR की स्थिति बता रहा है और ये रेपो रेट की। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है 50 बेसिस पॉइंट CRR में और 100 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में। ऑप्शन सी कह रहा है 100 बेसिस पॉइंट CRR में और 100 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में। ऑप्शन डी कह रहा है 1 बेसिस पॉइंट CRR में और 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है, 100 बेसिस पॉइंट और 50 बेसिस पॉइंट। 100 बेसिस पॉइंट CRR में और रेपो रेट में कितना? 50 बेसिस पॉइंट। तो मौद्रिक नीति समिति ने तरलता बढ़ाने के लिए विविध कदम उठाए हैं। समिति ने बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने के लिए नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR में 100 बेसिस पॉइंट और रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का निर्णय लिया है। तरलता प्रबंधन के लिए कुछ प्रमुख नीतिगत उपकरण है, जैसे नगद आरक्षित अनुपात CRR या किसी बैंक की कुल जमा राशि का वह अनुपात है जिसे उसे नकदी के रूप में RBI के पास जमा करना होता है और ये कंपलसरी होता है। बैंक CRR धन को कारपोरेट या व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को उधार नहीं दे सकते तथा न ही उसे निवेश के उद्देश्यों से इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि RBI इस धन पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं देती है। ठीक है, तो CRR पर कोई ब्याज नहीं मिलता है।
रेपो रेट की बात करें तो रेपो दर यानी पुनर्खरीद दर, रीपरचेज ऑर्डर, ठीक है, ऑफर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर अल्पकालिक समय के लिए उधार देता है। यह आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रख करके यानी कोलेटरल की आवश्यकता होती है, सिक्योरिटीज की आवश्यकता होती है, रख कर दिया जाता है। तरलता सुनियोजित सुविधा यानी LAF, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF से तात्पर्य RBI के उन कार्यों से है जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली से में या से तरलता बढ़ाती है या कम करती है। इसमें ओवरनाइट के साथ साथ टर्म रेपो, रिवर्स रेपो, निश्चित और परिवर्तनीय दरें SDF और MSF भी शामिल है। तो LAF के तहत ही जो है SDF और MSF भी शामिल होते हैं। सामयिक तरलता अनुपात यानी SLR की बात करता है तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यह जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी या सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है, ठीक है। इसे RBI के पास जमा नहीं करना होता है बल्कि बैंक इसे अपने पास ही रखते हैं। SLR का निर्धारण RBI द्वारा ही तय किया जाता है। अन्य उपकरण की बात करें तो बैंक रेट, स्थायी जमा सुविधा यानी SDF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये आप लोग पता होगा कि जो RBI की जो मौद्रिक नीति से संबंधित क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं एंड क्वालिटेटिव टूल्स यानी मात्रात्मक टूल्स होते हैं, उपकरण होते हैं, और गुणात्मक उपकरण होते हैं। दोनों क्या क्या होते हैं, दोनों आप एक बार रिवाइज मार लीजिएगा। मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करें तो कानूनी प्रावधान किया गया है, संशोधन किया गया था RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB में और 2016 में संशोधित हुआ था। इसके तहत समिति बनी थी। संरचना की बात करें तो RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति होती है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? RBI के गवर्नर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है RBI के गवर्नर? संजय मल्होत्रा। तो RBI से 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कुल मिलाकर के 6 सदस्य हो जाते हैं। बैठकें इसकी कब कब आयोजित होती है तो MPC को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करना आवश्यक है। MPC की बैठक के लिए कोरम जो है 4 सदस्यों का है, यानी 4 सदस्य से कम रहेंगे तो MPC की बैठक नहीं होगी। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आने वाले समय में हम और अच्छे वीडियो ला सकें। इसलिए आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दिया करें, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। पॉजिटिव होने पर हमारा उत्साहवर्धन होगा और निगेटिव होने पर हम उसमें सुधारात्मक कार्रवाई कर सकेंगे ताकि आने वाले समय में और भी बेहतर वीडियो आपके लिए मिल सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए और अपनी तैयारी को इस चैनल के माध्यम से गति देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।